सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका वीडियो में। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं स्टेनो की जॉब के बारे में। ठीक है, 333 वैकेंसी आई थी BEE के थ्रू, जिसके लिए लगभग 25,819 आवेदन किए गए थे। और अभी 2-3 दिन पहले एक मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं बच्चे, जिसमें लगभग जनरल कट ऑफ 60 के आसपास चली गई है और बाद में थोड़े बहुत नीचे और OBC SC की भी लगभग इतनी गई है। तो मतलब कहने का क्या है कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा हाई चली गई है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वो अपने रिटन के एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके बाद में आप स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहिए। और जो बच्चे जूनियर स्टूडेंट के हैं वो भी लगातार पूछ रहे थे कि सर स्टेनो की जॉब कैसी होती है, और अगर हम स्टेनो की तैयारी करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो जो बच्चे जूनियर स्टूडेंट के हैं और या फिर AGTA के हैं या BPU के हैं या फिर और भी जो इधर उधर की जॉब देख रहे हैं, तो कांस्टेबल हो गए, GD के बच्चे हो गए, सारे के सारे, तो अगर उनको स्टेनो की जॉब सीखनी है तो इसके लिए वीडियो है आपका। मतलब सॉरी, जॉब अगर लेनी है तो क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया होने चाहिए और कितनी सैलरी होगी, कितना क्या होगा, सारा वो कुछ बताने वाला हूँ इसमें मैं आपको प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं कि कनिष्ठ सहायक और इसमें कंपैरिजन में अंतर क्या होता है इनकी ग्रेड पे में। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहले आते हैं ग्रेड पे में। जूनियर स्टैंड की जो होती है वो ग्रेड पे 2000 की होती है, और ये जो स्टेनो की जो होती है वो आपकी 2800 ग्रेड पे की जॉब हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और जूनियर स्टैंड का जो बेसिक पे होता है वो 21,700 लगभग होता है ये बेसिक, और वहीं पर स्टेनो का जो बेसिक होता है वो आपका हो जाएगा 29,200। ठीक है, ये बेसिक आ जाएगा। और जो सैलरी में लगभग जूनियर स्टूडेंट की, और अगर आज की डेट में कोई अगर ज्वाइन कर रहा है जूनियर स्टूडेंट में, आज की डेट में जूनियर स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं और स्टेनो ज्वाइन कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 10,000 रुपये का अंतर आ जाएगा दोनों की जॉब में। सैलरी में 10,000 रुपये का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देख रहे हैं स्टेनो में क्या होगा कि आपकी जो बेसिक बनेगी वो कितना बनेगी, 29,200 रुपये लगभग आपकी बेसिक बनेगी। इसमें आपका DA जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे आज इस टाइम कितना चल रहा है, लगभग 50% चल रहा है, तो इस हिसाब से देखा है 14,000 लगभग 600। ठीक है, 14,600 आपका बेसिक बन जाएगा। और जो आपका HRA है, तो HRA आपके जो सिटी वाइज होता है, अगर लेवल A की सिटी है, लेवल ग्रुप B की सिटी है, तो जैसे मान लो लेवल A की सिटी तो आपका 3,340 रुपये HRA मिल जाएगा, और अगर B है तो 2,400 मिल जाएगा। और कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े, जो लेवल C की सिटीज़ हैं, अगर आप पोस्टिंग वहाँ होती है तो कोई 1,800 ग्रेड पे हो जाएगा। तो लगभग देखा जाए, और उसके साथ में आपका जो GIS कटता है 100 रुपये, और NPS भी कटता है। तो ये सारा कुछ हटाने के बाद में कटने के बाद में लगभग आपकी सैलरी बन जाएगी 42,700 रुपये, लगभग आपकी सैलरी बन जाती है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका सैलरी के बारे में, काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है स्टार्टिंग में ही आके। तो फिर आते हैं प्रमोशन का। स्टेनो का प्रमोशन आप समझिए इतना अच्छा है कि जैसे मान लो जूनियर स्टूडेंट में आप प्रमोशन लेते हैं तो आप 2,000 ग्रेड पे से पहले जाएंगे 2,250 पे। ठीक है, ये होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसका प्रमोशन जो होता है वो 2 तरह से होता है। जूनियर स्टूडेंट का प्रमोशन और इनका प्रमोशन लगभग सेम होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए आप अगर रेड ले लेता हूँ, स्टेनो में क्या होगा कि अगर प्रमोशन 8 सालों में होगा, पहला प्रमोशन 8 साल में होगा, उसमें भी आप सीधा 2,250 से 4,200 पहुँच जाएंगे, 4,200 ग्रेड पहुँच जाएंगे, जो कि आपका बेसिक का जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनका ग्रेड पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और उसके बाद में यदि अगर आपके मान लीजिए पर जो और रिटायर होते चले गए, रिटायर होने के बाद सीटें खाली तो चली गई, तो इससे 8 साल से पहले भी आपका प्रमोशन हो जाता है। मिनिमम 5 साल में आपका हो सकता है कि आपका मिल जाए। जैसे हमारे विभाग में कुछ लोग हैं जो जिनका 4 साल में प्रमोशन हो गया, ऊपर पोस्ट खाली हो गई, तो उन्होंने पूरे बैच को उठा के प्रमोशन कर दिया। तो कभी कभी ये देखने को मिल जाता है कि अगर पोस्ट ऊपर खाली हो जाती हैं, आमतौर पर होती नहीं, लेकिन अगर बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि पोस्ट ऊपर खाली हो जाती हैं, तो आपका समय से पहले प्रमोशन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस विभाग में हैं और वहाँ पर कितने स्टेनों के पद खाली थे और कितनी जल्दी उनका रिटायरमेंट हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, कहीं और चले गए। ठीक है, तो ये आपका प्रमोशन के बारे में हो जाएगा। और एक बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें होम पोस्टिंग मिल जाएगी। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आपकी इसमें होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगी। तो इसमें होम डिस्ट्रिक्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। तो अगर जैसे मान लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम जूनियर स्टूडेंट की तरह ही होता है कि अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तो आपका होम
जो ज़ोन है मंडल मिल जाएगा, मंडल में आगे कहीं पर भी जिला होगा वहाँ पोस्ट खाली होगी तो आपको मिल जाएगा। और डिपेंड करेगा कि आपने प्रेफरेंस में कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ किया है। मान लीजिए कुछ अच्छे डिपार्टमेंट आपने चूज़ कर लिए जिसके जो ऑफिसेज हैं वो लखनऊ में ही या कानपुर में ही है या इलाहाबाद में भी है, मतलब जहाँ बड़े बड़े निदेशालय हैं, डायरेक्टरेट ऑफिस हैं, वहीं पर हैं, तो आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो हालांकि स्टेनो में लोग अपना होम डिस्ट्रिक्ट प्रेफर नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि अगर हम स्टेनो बने हैं तो कोई एक जो रॉयल्टी वाले जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे बनारस हो गया, ओके, और लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, नोएडा हो गया, इस तरह के जो गाज़ियाबाद टाइप के जो शहर होते हैं वहाँ मिल जाए तो अच्छी उनके मतलब प्रेफरेंस रहती है यही कि। तो यहाँ पर जो बच्चे होम डिस्ट्रिक्ट के लिए कह रहे हैं, तो अगर आप स्टेनो बन रहे हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट आप ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको आगे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती हैं। तो ये आपका रह जाएगा होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सिंपल सा है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा अगर आपको चाहते हैं तो। अब आते हैं आपकी जो हॉलीडेज़ होती हैं, छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, तो आपको सेम जैसे जो नेशनल छुट्टियाँ होती हैं कनिष्ठ साई की 14 CL मिल जाएंगी आपकी, 30 CL मिल जाएंगी, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होती हैं वो मिल जाएंगी आपकी, और जितने सेकंड सैटरडे और फर्स्ट फेस्टिव सीजन होते हैं सारी छुट्टियाँ मिल जाएंगी आपको, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में आपका जो अब आते हैं उसके बाद में जो स्टेनो में स्पीड मांगते हैं, वो स्टेनो की चिल्ला विल्ला जो बनाएंगे तो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप मांगते हैं, और वही 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग कंप्यूटर मांगते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। और वहीं पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको चॉइस करने को मिल जाता है कि आप हिंदी में स्टेनो सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो बट यूपी ट्रिपल एस सी में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है आपका हिंदी स्टेनो। अब हिंदी स्टेनो भी दो तरह की आती प्रणाली है, एक होती है ऋषि प्रणाली और एक होती है गुरु प्रणाली। तो अब फिलहाल में ऋषि प्रणाली ही चल रही है। तो जो बच्चे नए सीखने वाले हैं तो वो एक ऋषि प्रणाली की किताब भी आती है वो सीखें, उससे ऑनलाइन भी लोग सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं। तो और एक्चुअली एक बार मैं बताऊं आपको, तो मैं अपने किसी काम से मुरादाबाद गया था ऑफिस के वर्क से। तो मैंने मुरादाबाद में देखा कि एक जगह है ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद में। तो वो स्टेनो का बहुत बड़ा हब है वो। आप समझिए जैसे जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर UPSC का हब है दिल्ली में, तो उसी तरह से जो ठाकुर द्वारा है मुरादाबाद में, जो उस साइड के बच्चे होंगे या जो स्टेनो सीखे होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर आप समझिए कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे स्टेनो सीखने आते हैं हिंदी इंग्लिश के। इवन मैंने वहाँ पर देखा केरला साइड के, तमिलनाडु साइड के बच्चे भी वहाँ पर रहकर स्टेनो सीखते हैं। आप समझिए इतना ज़्यादा माल मतलब वहाँ पर स्टेनो क्रेज़ है। जब आपको शाम को समझिए जैसे जब बैच छूटता है तो लोगों का रेला निकलता है वहाँ से स्टेनो सीखने वाले बच्चों का। बहुत मतलब अगर आपको जो बच्चे स्टेनो सीखने का प्लान कर रहे हैं या जो करने साइड सोच रहे हैं कि हम आगे स्टेनो बनना है, तो आप आराम से अपनी पोस्टिंग मुरादाबाद साइड में कहीं ले लीजिए और वहीं पर सीखिए जाके। तो और जो बच्चे जहाँ सोच रहे हैं कि हम स्टेनो सीखना है तो वो वहीं पर जाके सीखिए, तो बहुत अच्छा वहाँ पोस्टिंग भी लगभग वहाँ मिल जाती है आसपास में आपको। और साथ में अगर बच्चे इतने ज़्यादा वहाँ पर हैं स्टेनो सीखने के लिए कि आपको वहाँ पर सीखने में मज़ा भी आएगा। एक्चुअली ये बोरिंग चीज़ है, लेकिन हम जब साथ में सीखेंगे ना बच्चों के साथ में, तो आपको जल्दी आएगा सीखना। और सिलेक्शन बहुत होते हैं वहाँ से, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ठाकुर द्वारा से ही होते हैं। तो ये मैंने पहली बार वहाँ पर तब जाकर देखा था कि ठाकुर द्वारा कोई जगह होती है जहाँ स्टेनो सिखाई जाती है। एक्चुअली कोई बात नहीं थी, ऐसी जानकारी आई तो मैंने सोचा बता दूंगा आपको। तो अच्छा ठीक है। तो अब अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस भी इसका, अगर जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस जूनियर स्टैंड का है, सेम टू सेम सिलेक्शन आपका स्टेनो का भी देखने को मिलेगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। वही UPG की आएगी और कंप्यूटर भी आएगा और साथ में आपके GS भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, हिंदी आएगी, ये सारा का सारा सेम आ जाता है। अब हम चलते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स के ऊपर स्टेनो के, किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी पड़ेगी और क्या क्या आपकी स्टेनो की मतलब वर्क होते हैं। तो देखिए वहाँ पहुँचने से पहले, तो देखिए सबसे पहले स्टेनो का काम क्या क्या होते हैं इनके बारे में आप देख लीजिए। ओके, तो स्टेनो एक तरीके देखा जाए तो जो कार्यालयाध्यक्ष होता है ना, मतलब जो अधिकारी होता है, वो उसका एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप में होता है। ओके, पर्सनल असिस्टेंट होता है अधिकारी का। जैसे मान लीजिए अधिकारी को पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं और कहाँ कहाँ मीटिंग लगी हैं और किस तरह की मीटिंग में कौन सी फाइल ले जानी, फाइलों को अरेंज करवाना और मीटिंग अरेंज करवाना, ये सारे का सारा काम स्टेनो का ही होता है। ओके, और मतलब जैसे मेरे विभाग में, जैसे जहाँ मेरा ऑफिस है तो वहाँ पर स्टेनो का पद है, लेकिन वहाँ पर स्टेनो कोई है नहीं। लेकिन जो मेरे एक साथी हैं जो दूसरी जगह पोस्टेड हैं, तो बनारस पोस्टेड है, तो वहाँ पर स्टेनो साहब हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक विभाग में स्टेनो हो, लेकिन
कुछ विभागों में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो इनका काम यही होता है कि जैसे मान लीजिए कि अधिकारी की उस पर्टिकुलर डे में कहाँ कहाँ पर मीटिंग है और उस मीटिंग में कौन सी फाइल ले जानी है, वो फाइल किस सीट की है। मान लीजिए कनीय सहायक, वरीय सहायक होते हैं तो वो फाइल उनसे वो मांगेंगे और उनसे पता करेंगे कि हाँ, इस मीटिंग के लिए आपकी फ़ाइल आपने कंप्लीट कर ली है। तो उस फाइल का पूरा एनालिसिस वही स्टेनो करेंगे और बाद में जब मीटिंग होगी अधिकारियों की, बड़े अधिकारी उच्च अधिकारी होते हैं, तो वो मीटिंग में फ़ाइल ले जाते हैं। तो ये सारा काम उन्हीं का होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि अधिकारी की मीटिंग कहीं लगी होती है, तो उनको मीटिंग से, जैसे मान लीजिए जो मंत्रालय के स्टानो होते हैं, तो वो उनका काम ही होता है कि मंत्री जी के वहाँ पहुँचने से पहले, या जो अधिकारी होते हैं आईएएस अधिकारी, उनके पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। ओके, तो वहाँ सारी तैयारियाँ वही देखते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं और जो चीज़ें मैंने बताई थी क्या वो सारी फुलफ़िल हो रही हैं। तो अगर नहीं होती हैं तो वो डायरेक्शन देते हैं कि हमारी ये डिमांड थी, आप फुलफ़िल कर दीजिए। तो ये सारा का सारा उसका काम होता है। और बाकी ऑफिस के देखा जाए ऑफिस में, तो ये जो स्टेनो होते हैं, वो स्टेनो कनिष्ठ सहायक, वरीय सहायक, प्रधान सहायक के बीच में एक तरीके से समझे मीडियम काम करते हैं, मीडिएटर टाइप में काम करते हैं। ओके। फिर साथ में क्या होता है कि आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई अधिकारी भाषण देते हैं या कोई लेक्चर देते हैं, तो ये शॉर्ट में अपने ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा, ये डायरेक्शन बनाते हैं इस तरह शॉर्ट एंड जल्दी लिख लिख कर वो सारा का सारा अपनी भाषा में लिख लेते हैं। और लिखने के बाद में क्या होता है कि वो कंप्यूटर पे आपको हिंदी में टाइप करके आपको मैटर पकड़ा देंगे। ओके, तो ये आपका शॉर्ट हैंड का हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बार मैं राज्य सूचना आयोग में गया था, ये अपने गोमती नगर में ही पड़ता है। तो वहाँ पर मैं किसी अपने ऑफिस काम से गया था। तो जैसे जो आरटीआई वाला जो केस होते हैं, तो वहाँ पर जब मैं गया था तो मैं देखा था S3 में, राज्य सूचना आयोग S3 में एक जब मैडम बैठी थी तो उनके स्टेनो साहब बैठे थे वहाँ पे। तो स्टेनो मैडम जो भी, अब जैसे वहाँ वहाँ पर जैसे वादी लोग आए, दो पार्टियाँ आई, दोनों पार्टियों ने अपने अपने जब उनसे जिस बात पर विवाद हुआ होगा तो उनसे क्वेश्चन पूछे गए, एक ने आंसर दिए। तो जब इस पे मैडम ने निर्णय सुनाया अपना, तो जो निर्णय वो सुनाती हैं, ठीक है, तो उस निर्णय को उसको वो स्टेनो होते अपने शॉर्ट हैंड में जल्दी लिख लेते हैं और लिखने के बाद में फिर आपसे बोल देंगे ठीक है आप जाइए। फिर कुछ दिनों के बाद में बाय पोस्ट वो आपको हिंदी में टाइप कर आपका मैटर भेज देंगे। तो एक्चुअली मैंने ये देखा स्टेनो में, जब भी वो मैं लेटर पढ़ा तो वो ज़्यादा वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे है, उसे, इस तरह इनका यूज़ नहीं करते हैं वो। तो जैसे वो लेटर आया था तो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि दिनांक 8 अप्रैल, वादी उपस्थित, ठीक है, ऐसे इतना लिखा था, ठीक है। और लिखा था प्रतिवादी नहीं उपस्थित। ओके। उसके बाद में नीचे लिखा था कि विद्यालय के मान्यता के लिए सवाल किया गया, सवाल का उत्तर नहीं मिला। तो लगभग ऐसे ही लिखते हैं वो लोग, बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे। बस आपको लेटर जब आपके पास में आएगा तो आप बस पढ़ना पड़ेगा कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। इस तरह के मतलब वो अपने शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं और लिखने के बाद में आपको हिंदी में टाइप करके भेज देंगे। तो ये सारे स्टेनो काम होते हैं। अब हम चलते हैं जो भी वैकेंसीज आई थी, तो उस वैकेंसीज में कौन कौन से पद कहाँ कहाँ पर पोस्ट खाली हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका आशुलिपिक का नोटिफिकेशन जो आया था थोड़े दिन पहले। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे विभागों के ऊपर चलते हैं। बाकी सारा कुछ हमने पढ़ ही लिया होगा। सेम टू सेम जो कनिष्ठ सहायक के बारे में होता है वही नोटिफिकेशन होता है, किस तरह से पैड के थ्रू आपका वैकेंसी निकाली जाएगी। और निकालने के बाद में इस तरह, अब देखिए यहाँ पर आपके वैकेंसीज आ गई हैं। तो वैकेंसीज में क्या है कि सबसे पहले सिंचाई विभाग, ठीक है, इसमें आपकी 24 जनरल की हैं, अनुसूचित जाति की 12 हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी की 1 है, ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं, कुल 57 हैं स्थायी पद हैं। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए अस्थायी पद हैं। और स्थायी के बारे में क्या है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो जो बच्चे स्थायी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आप वीडियो देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। और फिर राज्य उपभोक्ता विभाग, अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें सर अच्छे वाले विभाग कौन से हैं। तो अच्छे वाले विभाग का मतलब आप समझिएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब अफसोस की बात इसमें यह है कि आपको उतने ज़्यादा अच्छे विभाग इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात यह है आपके लिए, जो लिटरली मैं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ विभाग आपको हैं जो आपके मतलब के हो सकते हैं कि अगर प्रेफरेंस डालेंगे तो पहले नंबर पर डालेंगे आप ये वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप डालेंगे अपना कृषि विभाग, अच्छा विभाग हो जाता है ये वाला। तीसरे पर डालेंगे निःशुल्क विद्युत सुरक्षा, तीसरे पे डाल देंगे अपना। उसके बाद में आ, फिर आप डालेंगे कृषि विपणन, ठीक है।
ये डाल देंगे आप। फिर यूपी प्रोजेक्ट इस तरह से आप डाल देंगे अपना। फिर वन एवं वन्यजीव विभाग, ये सिर्फ ये विभाग आपके लिए इसके लिए है कि अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं स्टेनो में, जैसे सेंट्रल एसएसजीडी सॉरी एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी निकलती हैं, तो उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा आपको काम देखने को नहीं मिलेगा। मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको आराम से पूरा सब बता देंगे कि आपको कौन सी प्रेफरेंस आपको भरनी चाहिए। ठीक है, तो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है कि स्टेनो काम क्या होते हैं, कौन से लेवल की जॉब होती है। तो और भी कुछ आपको अगर स्टेनो के बारे में पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो कि स्टेनो कैसे सीखनी है और कितने दिनों में आ जाएगी। हाँ अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने स्टेनो में फॉर्म डाला था, ठीक है, और जिन्होंने सोचा होगा कि मैं मेंस के एग्ज़ाम जैसे पैट का जो मेंस कट ऑफ आएगी उसके बाद अगर हम सीख लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप नहीं सीख पाएंगे। सीधी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग अपना टाइम ही ख़राब करेंगे, क्योंकि कम से कम 1 साल या 8 महीने से लेकर 12 महीने तक का एक टाइम चाहिए स्टेनो सीखने के लिए कंटिन्यू। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम मेंस पैट का जो मेंस का एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ आएगी उसके बाद हम मेंस का पेपर देंगे तो स्टेनो सीख लेंगे, तो बेटा आप गलती कर रहे हैं, आप स्टेनो नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब उसमें टाइम ना ख़राब करें। ये उन्हीं के लिए है जो लगभग 1 साल से स्टेनो सीख रहे हैं, वो निकाल पाएंगे। लेकिन जो बच्चे नए सोच रहे हैं कि हम अब निकाल लेंगे स्टेनो, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, आप किसी भी हाल में नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपना टाइम ख़राब ना करिए। अगर आपके एजीटीए बीपीओ या कहीं सहायक में आपके कोई वैकेंसी लगी हो या ऐसी वैकेंसी लगी जिसमें स्टेनो नहीं मांगेगी, आप उसकी तैयारी करिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।